हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माय नेम इज अक्षय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना प्रीएम्बल लेक्चर खत्म कर लिया था। प्रीएम्बल चैप्टर हम लोगों का पूरा खत्म हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें लिखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन वी adopted, enacted and give to ourselves this constitution, 26 January 1950, 26 November 1949, 26 January 1949, none of the above। ये क्वेश्चन आईएएस 1995 में आया था। तो इसमें डेट पूछी गई है, when we adopted, enacted and give to ourselves this constitution। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 बी। What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26 January 1950 when the Constitution came into force? तो देखिए, पहले जो हम लोगों का ये भी आईएएस में आ चुका है। तो जो हम लोगों का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो 96 जनवरी 1950 में फुली इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें लिखा हुआ था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बाद में चल के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हम लोगों ने इसमें 3 वर्ड्स और जोड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटिव। तो जो अब हम लोगों का प्रीएम्बल है वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब हम लोगों का ये है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 के रिगार्डिंग पूछ रहा है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो उस टाइम तो हम लोगों का ये स्टेटस था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें भी आंसर जो है वो हो जाएगा बी। और जो लास्ट वाला ये हम लोगों का 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से फिर हम लोगों का जो स्टेटस है वो ये हो गया, ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उससे पहले ये हुआ करता था, ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आई थिंक आईएएस 2017 में आया था। इसमें है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is reflected in which of the following? The preamble, the fundamental rights, the directive principles of state policy, fundamental duties। तो हम लोगों ने अपने ये चैप्टर में पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उनके क्या ड्रीम्स एस्पिरेशंस थे। तो इसका आंसर होगा ए, प्रियम्बल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। देखिए ये पीसीएस में आया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल में जो जस्टिस है वो 3 टाइप्स के हैं। जस्टिस कौन कौन से जस्टिस थे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये जो हमने है ये कहाँ से लिए थे? रशियन रेवोल्यूशन से 1917 में। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। नेक्स्ट जो है वो है लिबर्टी। लिबर्टी 5 टाइप्स की मैंने आपको बताई थी। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 टाइप्स की लिबर्टी हो गई। 3 टाइप्स के जस्टिस हो गए। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी 2 टाइप्स की, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, dignity of the individual, unity and integrity, dignity of the individual and unity and integrity of the nation। तो फ्रेटर्निटी भी हो गई। तो इसमें अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 3521, 3521, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आईएएस पीसीएस में। आपको जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़नी है चीजें, और इन क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। तो आपको अपनी पढ़ाई भी उसी टाइप से करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे तो बाद में आपको भी अपने आप पता चलने लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब देखिए इसमें सीक्वेंस पूछा है। हम लोगों ने प्रीएम्बल में पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सोशलिस्ट पहले कर लिया, सॉवरन बाद में कर लिया। तो आपको बहुत ही केयरफुली होकर रीड करनी है चीज़ें। तो इसमें कौन सा देखिए ऑप्शन है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डी वाला। तो इसका जो है वो आंसर जो है वो डी हो गया। ये हमारे पीसीएस में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हम लोगों ने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो अब आप इसमें लगा सकते हैं टिक, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 ए। ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। ऐसे ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें सोशलिस्ट पूछा, तो क्या पता क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि सेकुलर कब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था प्रीएम्बल में, या हम लोगों ने इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में कब ऐड किया था। तो वो सब इसी
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड किए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ऐसे छोटा छोटा बदल के भी क्वेश्चन ये लोग नए फ्रेम कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। It is non-justiciable. It cannot be amended. Preamble cannot override the specific provisions of the Constitution. ये चार हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें ऑप्शंस हैं ओनली 1 2, ओनली 1 2 4, ओनली 1 2 3 एंड ओनली 2 3 4। ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें आप इस ऑप्शन से तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। आपको पता है कि प्रीएम्बल हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड किया था। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ऑप्शन 3 हट गया तो इसका मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये दो ऑप्शन तो हट ही गए। अब आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो मैंने आपको अपने इस पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और जो 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। मूव्ड एडॉप्टेड, तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर ही बेस है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सेकंड देखते हैं, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको बहुत ही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो प्रीएम्बल हमारा लेजिस्लेचर की सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है, ना ही उनकी अथॉरिटी पे वो कोई प्रतिबंध लगाता है या कोई प्रोहिबिशन लगाता है, और दूसरा ये था कि प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, तो ये भी ठीक हुआ। एंड प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो बाकी हमारा आगे का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजंस है उसको प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता। तो हम लोगों का 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस में आया था। तो इसका जो है सी ऑप्शन होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, not a part of the constitution and has no legal effect either, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आईएएस में आ चुका है, आई थिंक आईएएस 2020 या 2021 में आया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अब मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती का जो केस है, केशव नंदा भारती, केशव नंदा भारती केस में जो 1973 का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल।
प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिफिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फीचर्स है दैट कैन नॉट बी एनफोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, उसके फीचर्स को हम, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो आपके कोई ब्रेक करता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रीएम्बल में ऐसा नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिफिएबल। ऐसे ही आप आगे पढ़ेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी नॉन जस्टिफिएबल है। वो हम लोग लॉ लाके हम उसको जस्टिफिएबल बना सकते हैं, लेकिन एज इंडिपेंडेंट उसके जो फीचर्स हैं वो नॉन जस्टिफिएबल है। इन फीचर्स को अगर हमें जस्टिफिएबल बनाना है तो वो लॉ के थ्रू हम जस्टिफिएबल बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर फीचर पर हम लॉ ला सकते हैं, जैसे हम लोग अनटचेबिलिटी पे लॉ लाए और बाकी चीज़ों पे भी लॉ लाए। तो बट एज ए होल प्रीएम्बल हमारा नॉन जस्टिफिएबल है, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नॉन जस्टिफिएबल है। बट हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिफिएबल है। तो अब इन दो पॉइंट से आप देखिए समझते हैं। इसमें दिया है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, तो ये भी ठीक लग रहा है। नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हम इनमें केशव नंदा भारती केस में देखा था कि प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर किया गया था। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि अभी हमने देखा प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिफिएबल। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। लास्ट जो है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, तो देखिए हम लोगों को जो ऑप्शन है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। वैसे तो ऑप्शन ए और बी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो उसमें फिर हम लोग डी के साथ जाएंगे। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो अगर आप प्रियम्बल के जो पार्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर आप उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो वो जस्टिफिएबल हो सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी हमने इक्वलिटी की बात की है, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो वो उस हिसाब से तो अगर हम उन पार्ट के साथ इसको रीड करेंगे तो हमारे उनका ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रियम्बल को रीड करेंगे तो ये नॉन जस्टिफिएबल है, बट अगर आप फंडामेंटल राइट के साथ मिलके जैसे इसके जो फीचर्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में भी दिए हुए हैं, तो फिर फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिफिएबल है। तो अगर हम उसके साथ मिलके इसके फीचर्स को रीड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिफिएबल है, वो फीचर्स हमारे जस्टिफिएबल हैं, जैसे इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, तो ये सब चीज़ें जस्टिफिएबल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। लेकिन प्रियम्बल के फीचर्स इंडिपेंडेंटली जस्टिफिएबल नहीं है। ये चीज़ आप बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन ए लगाते, लेकिन जो डी है वो और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है तो इसलिए हमने डी लगाया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आईएएस में आ चुका है। इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, तो हम लोगों ने प्रियम्बल में जस्टिस पढ़े थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक जस्टिस की कहाँ कहाँ बात की गई है, एक तो प्रियम्बल में की हुई है, और आगे चल के जब आप चैप्टर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की हुई है। जैसे हमारा आर्टिकल 38 है, तो हमारा जो आर्टिकल नंबर
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें हमारा आर्टिकल 38 कहता है कि the state shall strive to promote the welfare of the people by securing, protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, political shall inform all the institutions of the national life. तो एक तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात की हुई है और प्रियम्बल में भी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात की हुई है। तो इसका मतलब जो इसका भी आंसर है वो बी हुआ, बी। Economic justice is one of the objectives of the Constitution has been provided by the preamble and directive principles of state policy. फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं की है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को सोशल इक्वालिटी की बात की है, बट इकोनॉमिक जस्टिस की बात हम लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही है। जब आप फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और डिटेल में आके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our country. Social equality is guaranteed in our constitution and none of the above. इन चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? तो मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल राइट्स में सोशल इक्वालिटी की बात की हुई है। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये पांचों आर्टिकल जो है ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो सोशल जस्टिस इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में डिस्क्रिमिनेशन हमें खत्म करना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में हमें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमें अनटचेबिलिटी खत्म करनी है। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, हमें जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल जो मास्टर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हम लोगों को जो टाइटल्स दिया करते थे कुछ कुछ लोगों को, महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, तो वो सब हमने खत्म किए। तो इसमें एक्सेप्शन एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स का एक्सेप्शन है। बाकी टाइटल्स हम लोगों ने खत्म कर दिया, हम नहीं दे सकते किसी को कोई टाइटल। तो इसका आंसर क्या है? सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन इज सी। और ये पीसीएस में आया था क्वेश्चन। सोशल इक्वालिटी हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में देखने को मिलती है, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि केशव नंदा भारती केस में, केशव नंदा भारती किसी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार जिक्र होगा, रेफरेंस आएगा, मेंशन किया जाएगा ये केस। तो ये केस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उस इसी में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हमारा प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग आर्टिकल 368 के तहत अमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन वो कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करे। तो इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा था कि आप अंडर आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
पार्ट हम इसे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रियम्बल के बेसिक फीचर एलिमेंट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करे। तो इसी केस से ये हिस्टोरिक केस था, और इसी केस से हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो कौन सा केस है? ऑप्शन डी। प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द आइडियल्स एंड जस्टिस आउटलाइंड इन द प्रियम्बल हैव बीन फर्दर एलेबोरेटेड इन। जो हम लोगों के प्रियम्बल में आइडियल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडियल्स जैसे सॉवरन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो हैं ये आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रियम्बल के ये आपको कहाँ कहाँ और डिटेल में देखने को मिलेंगे। ये आज जब आप आगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये प्रियम्बल के जितने भी आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स हैं वो आपको इन तीनों में देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक रहे। देन हम लोगों का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। एंड जो हम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 51A में है। तो इन आगे चल के जब आप इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें हमारे प्रियम्बल के जो आइडियल्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सब इन इन चीज़ों में, इन आर्टिकल्स में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज में वो सब चीज़ें आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल बिगन्स विद। हमने आपको जब प्रियम्बल पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि जो पीपल है वो सॉवरेन है। पीपल्स सॉवरेनिटी की हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। पीपल हैव द सुप्रीम पावर। तो ये किस चीज़ से पता चलता है इस चीज़ के बारे में कि जो सॉवरेनिटी है वो पीपल्स की है? पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल सॉवरेनिटी, पीपल हैव द सुप्रीम पावर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही इस चीज़ से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग अपने आप को, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो हम अपने आप को ही अपना पावर है वो हम पीपल से ही डिराइव करता है। तो हम लोगों पे इसलिए कोई भी एक्सटर्नल जो लोग हैं वो हम लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकते आपको क्या करना चाहिए या नहीं। पीपल सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेकुलर। सेकुलर का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? इंडिया हैज मेनी रिलीजन, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये देखिए ऑप्शन सी, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन है कि जो इंडिया में सेकुलर, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री या फिर स्टेट, और यहाँ पे हमारे स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन हम सभी जो भी हमारे कंट्री में रिलीजन है हम सबको इक्वली सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम देते हैं, सबको इक्वल स्टेटस देते हैं और सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारे सेकुलरिज्म का कि हम किसी भी रिलीजन में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और
हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वली सपोर्ट देती है, फ्रीडम देती है, स्टेटस देती है, ट्रीटमेंट देती है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। जैसे पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश है, उन लोगों का उन्होंने स्टेट रिलीजन अपना इस्लाम डिक्लेयर कर रखा है, बट इंडिया का कोई भी ऑफिशियली स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सब धर्मों को इक्वली सम्मान, फ्रीडम और स्टेटस मिला हुआ है। तो ऑप्शन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बोडेड इन द प्रीएम्बल। तो मैंने आपको बताई थी 5 टाइप्स की लिबर्टी है। हमारी जो प्रीएम्बल से 5 लिबर्टीज की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो आप देख लीजिए, इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट्स भी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो इसका डी हो जाएगा, और ये आईएएस में आया था क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल। तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमारी प्रीएम्बल में नहीं है, बाकी है। थॉट्स भी, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, फेथ भी है, वर्शिप भी है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो ऑप्शन डी, इसमें नॉट पूछा है, नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल। तो लास्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है, पीसीएस में आया था। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड फेडरल। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वर्ड हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। सॉवरेन, SOVE, सॉरी, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सॉवरेन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सेकुलर भी है, बट फेडरल नहीं है। तो जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन in the preamble. Federal is not mentioned in the preamble. Sovereign, democratic and secular are mentioned in the preamble. ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। ये हम लोगों के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आईएएस पीसीएस में, जो ये क्वेश्चंस पूछे हुए आज हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया। तो आपने इन क्वेश्चन के थ्रू देखा होगा कि किस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जामिनर है वो पूछता है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना है, और इन क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको ये भी देखना है कि हमें आगे के चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, और इस चीज़ के बारे में भी सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ के, किस किस लाइन को पढ़ के कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन सी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिस पे हम एक बार को इतना ध्यान ना भी दें। और हमें जो पढ़ाई करनी है, जो हमें चीज़ें पढ़नी है, उसमें कौन कौन से और प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझ के हम आगे की अपनी पढ़ाई हमें करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कोऑपरेशन। और आप लोगों का अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों पे वर्क करूँ, और बाकी जो भी इम्प्रूवमेंट है वो करता चलूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग अपना। टेक केयर, गुड नाइट।